नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। मैं हूं नीलम पांडे। राजनीति से जुड़े काफ़ी सारे सवाल आपने हमें भेजे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड में उनको हम किसी किसी न किसी प्रकार से उनका जवाब ज़रूर दिया जाए। शुरू करते हैं। चालू लोमड़ी एक हैंडल है जिनका सवाल है कि कविता ने हाल में ही अपने पिता द्वारा भाजपा की संयमित और संतुलित आलोचना पर चिंता जताई है। वह ऐसा क्यों कर रही हैं और क्या भाजपा और बीआरएस एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि राज्य में कांग्रेस उनके लिए एक साझा दुश्मन है। वो जिसकी बात कर रहे हैं लास्ट जी। वीक जो हुआ था, एक 6 पेज का एक लेटर लीक हुआ जो हम्म। कि कविता ने लिखा था अपने फादर केसीआर को। वो लेटर लीक हो गया। उसमें उन्होंने काफ़ी काफ़ी पूछे है कि उनका 25 साल हो गया उनकी पार्टी का। उसके प्रोग्राम में ये था कि आप केवल 2 मिनट ही बीजेपी पे बोले, आपको ज़्यादा बोलना चाहिए था और उनका रहा। उसके बाद से भी कविता बात कर रही हैं। तो थर्सडे को भी जैसे उन्होंने बताया, काफ़ी मीडिया से उस पे बात की, हम्म। कि बेसिकली इनका है कि मुझे जेल हुआ और जब मैं जेल में थी दिल्ली में, तो उस समय कोशिशें चल रही थी कि बीजेपी और बीआरएस का मर्जर हो जाए। तो ये मैं इसलिए नहीं कि मैं विक्टिम हूँ इसलिए कह रही हूँ, हमारी पार्टी नीचे क्यों जा रही है, पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। अब फैक्ट है कि देखिए पार्टी का प्रॉब्लम तो हो रहा है। केसीआर जब सीएम थे तभी नहीं दिखते थे। हम्म। देखिए अब तेलंगाना को के क्रिएशन को लेके आपकी पार्टी बनी, तेलंगाना बन गई, बन चुका है। अब इसके बाद और आपको और एक्स्ट्रा डिलीवरी की ज़रूरत पड़ेगी। केसीआर का इनका रिकॉर्ड रहा है, लास्ट मतलब जो रहे वो सीएम, जो टर्म उनका रिकॉर्ड मिलते ही नहीं है लोगों से। या फिर अपने हम्म। फार्म हाउस में, उनके फार्म हाउस को जाकर मैंने देखा भी था। इतना नाम सुना वहाँ पे जाके कि मैं गया वहाँ पे ड्राइव करके। हाँ। क्या ऐसा क्या फार्म हाउस है जहाँ हमेशा वहीं सप्ताह में जाके बैठ गए, कई दिन जाके बैठ गए, या फिर जब हैदराबाद में होते थे तो मिलते नहीं थे। इनएक्सेसिबिलिटी बहुत प्रॉब्लम था, जो वही कविता कह रही है उनको कि आपको इनएक्सेसिबल अब नहीं हो सकते। कि आपके जिला पंचायत के चेयरपर्सन भी आते हैं, वो भी आपसे नहीं मिल पाते, कोई नहीं मिल पाता। तो इसके पीछे का जो पूरा जो है ना, एक एक आपको कविता के एक रिस्पॉन्स से आपको पता चल जाएगा। थर्सडे को उन्होंने मीडिया से बात करने में कहा कि मैं केवल केसीआर के अंदर ही काम करूँगी। आई विल वर्क हम्म। ओनली अंडर केसीआर। बेसिकली हिंट है कि अब तक है कि अब जो सक्सेशन होगा पार्टी में, तो केटीआर जो उनके भाई हैं, उनको लग रहा है कि उनको करीब-करीब हैंडओवर कर दिया है। मिनिस्टर भी थे, वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी के हैं। तो एक उत्तराधिकार की लड़ाई हो गई है। अब हम्म। ऑलमोस्ट कविता का डिक्लेरेशन है, मैं केवल केसीआर के अंदर ही काम करूँगी, मतलब कि और किसी के अंदर नहीं। तो एक सक्सेशन को लेके बैटल चल रहा है उस फैमिली में। देखिए केटीआर तो बेटे हो गए, हरीश राव हैं उनके भतीजे हैं, हम्म। जो केटीआर के पॉलिटिक्स में आने से पहले ही काफ़ी एक्टिव थे पार्टी में वो, और अब कविता। तो ये सक्सेशन बैटल किस तरफ जाएगा, वो देखते हैं, क्योंकि अब कविता ने अब काफ़ी इस पे जो है सो काफ़ी बोलना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, अलायंस होगा कि नहीं होगा बीजेपी और बीआरएस में बाद में। देखिए अभी तो समय है, मतलब अगला असेंबली इलेक्शन भी 2028 में है और लोकसभा को तो और भी ज़्यादा टाइम, मतलब 29 में होगा। लेकिन बीजेपी के पास क्या है? अभी ठीक है, बीजेपी अभी फिर से बहुत बहुत ठंडी पड़ गई है। इनफैक्ट असेंबली इलेक्शन कुछ दिन पहले से हम्म। काफ़ी ठंडी पड़ी हुई थी। माननीय संजय गए, उसके बाद से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ नहीं हुई। हालाँकि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया, मतलब 8 लोकसभा सीट ले गई उसमें, 17 में। परफ़ॉर्मेंस बीजेपी का अच्छा रहा। अभी अगर अलायंस होगा तो क्या होगा? पहले तो शायद बीजेपी कोशिश करेगी कि बीजेपी का ट्रेंड देखें ना बाकी स्टेट्स में भी। वो पहले चाहते हैं कि प्रिंसिपल अपोज़िशन हम बने। जैसे बीआरएस की पहली प्रिंसिपल अपोज़िशन ऑलमोस्ट बीजेपी बन गई थी। इसके पहले, लेकिन उसके बाद ठीक से स्लाइड होना शुरू हो गया और कांग्रेस ऊपर आ गई। हम्म। तो यहाँ भी वो प्रिंसिपल अपोज़िशन ऑलरेडी है। अब वोट शेयर बीजेपी का देखिए, 2021 असेंबली इलेक्शन में उनका वोट शेयर मेरे ख़्याल से करीब 14% के आसपास था। लोकसभा में उनका वोट शेयर है, इस 24 वाले लोकसभा में, तेलंगाना में उनका वोट शेयर लोकसभा में उनका करीब 35% हो गया, मोर देन डबल। बीआरएस की स्थिति देखिए, बीआरएस का 2023 के असेंबली इलेक्शन में मेरे ख़्याल से करीब-करीब 37% के आसपास उनका था। जो लोकसभा में वो आके हो गया है करीब 16% के आसपास, आधे से भी कम। तो अगर बीजेपी का भी 2024 की बात करें, बीजेपी अगर 35% वोट शेयर के साथ है 24 में, और ये 16% के साथ, तो अब डिफरेंस ऑलरेडी देख रहे हैं कि अगर बीआरएस को अलायंस में आना होगा, हम्म। तो एज कहते हैं ना, बीजेपी उसका बिग ब्रदर होगा। प्लस अब वो तेलंगाना स्पेसिफिक पार्टी है, वो फिर बीजेपी के साथ छोटे भाई की तरह जाके कि कुछ 30-40 सीट पे लड़ लेते हैं, तो बीआरएस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा उसके बाद।
ये भी देखिए केसीआर की पार्टी है, तो केसीआर एक कैरिस्मेटिक लीडर थे, उन्होंने तेलंगाना मूवमेंट में काफ़ी मतलब लीड करके उनको उनका श्रेय दिया जाता है, हालाँकि कांग्रेस ने क्रिएट किया था, तो उनको श्रेय दिया जाता है उसका। उनका एक पॉपुलर अपील था, उनके बेटे में केटीआर में वो अपील नहीं है। हैं, काफ़ी सुलझे हैं, काफ़ी वो काम मतलब इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, लेकिन वो अपने फादर वाला वो अपील नहीं है। तो जब हम 4 साल बाद की बात करें कि उस समय अलायंस होगा, नहीं होगा, तब तक बीआरएस की क्या स्थिति होगी? अभी ऑलरेडी देखिए उनके 39 एमएलएज़ आए थे, उसमें से केवल 31 बचे हैं। 7 एमएलएज़ ने कांग्रेस जाके मतलब उधर शिफ्ट कर लिया है। एमएलसीज़ के कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो धीरे-धीरे पार्टी नीचे ही जा रही है। 4 साल बाद तक पार्टी किस स्थिति में रहेगी? बीजेपी अलायंस करना भी चाहेगी क्या? या अगर बीआरएस इतनी कमज़ोर हो जाए तो बीजेपी कहेगी हमसे मर्ज कर लो। तो वो बहुत बाद की बात है। अभी जो देख रहे हैं उसमें अभी कहना मुश्किल है कि किस तरफ ये जाएगा। रोहन जानना चाहते हैं, कांग्रेस ने हाल में ही गौरव गोगोई को असम हुँ। का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। इसका राज्य में कांग्रेस और वीएचपी के लिए क्या महत्व है, और गुजरात में कांग्रेस के पुनर्गठन की वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए पहले तो गौरव गोगोई को असम भेजना पार्टी प्रेसिडेंट बना के एक अच्छा मूव है। इसमें थोड़ा क्रेडिट हिमंता शर्मा भी ले सकते हैं बिकॉज़ उन्होंने इतना टारगेट किया है गौरव को कि ट्वीट पाकिस्तान पे गए ट्वीट। थे, यहाँ उसकी तो उनकी वाइफ़ के पीछे पड़े हुए हैं। जी। वाइफ़ ब्रिटिश है तो उसका अपना काम करते थे पाकिस्तान में, तो कुछ कनेक्शन है पाकिस्तान से, तो इतना उनको टारगेट किया कि जैसा गौरव गोगोई अब कह रहे थे कि अब ठीक है, पहले तो मुझे लोग नेशनल लीडर मानते थे, अब मुझे इतना टारगेट किया है कि मुझे भी स्टेट में लोग कहते हैं कि मैं कुछ हूँ। खैर वो दूसरी बात है। ये स्मार्ट मूव मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो उससे डेमोग्राफिक वहाँ का कंपोज़िशन दिखेगा असम का। करीब 1/3 वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, हम्म। ऑलमोस्ट 34%। और हमने देखा है कि कैसे धीरे-धीरे अलग-अलग स्टेट इलेक्शंस में कि मुस्लिम्स धीरे-धीरे इधर कांग्रेस के अराउंड रैली अराउंड करते हैं वो। प्लस गौरव गोगोई अहोम है। अब अहोम हम्म। कम्युनिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है असम में। मतलब वहाँ अहोम का किंगडम ही था, करीब 800 साल तक चला था वहाँ पे। अब ये अहोम है और करीब-करीब आप देख लेंगे करीब 35 सीट है, 126 सीट हैं असम में। करीब 35 सीट्स पे मतलब अहोम डिसाइसिव रोल प्ले करता है। तो ये अगर देखें डेमोग्राफिक के लिए इसको देखिएगा तो ये काफ़ी कांग्रेस के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। प्लस यूथ है, मेरे ख्याल से 42-43 के हैं मुश्किल से। उसमें थोड़ी अपील होगी। 10 इयर्स की एंटी इनकम्बेंसी है ही मतलब आपकी बीजेपी की। तो और प्लस इनके फादर भी तरुण गोगोई इतने दिन चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी एक लेगेसी है। तो ऑलरेडी लोग नाम जानते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं पैन स्टेट अपील मतलब उनके सबसे पॉपुलर चेहरे असम में देखेगा कांग्रेस के लिए तो यही बचे हैं। तो इतने फैक्टर्स के कारण कांग्रेस का डिसीजन ठीक है। क्योंकि देखिए अभी लग रहा होगा बिकॉज़ पिछली 2 बार से बीजेपी इस तरह से जीत रही है, लग रहा होगा कि कांग्रेस का मतलब खत्म है वहाँ पे, लेकिन कांग्रेस अभी भी असम में स्ट्रॉन्ग रहती है। 2021 के चुनाव में जो हुआ था, उस समय कांग्रेस ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था, महाजोत बोलते हैं उसको, करीब 7 पार्टीज़ थी इनके साथ। उसमें यूडीएफ भी थी, पहली बार एआईयूडीएफ के साथ अलायंस भी किया था इन्होंने, सीपीआई मतलब अलग-अलग बहुत से 7 पार्टियाँ थी। उसमें अगर इसके अलायंस की बात करें, देखिए वहाँ बीजेपी का ही बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है। मतलब हम्म। एजीपी साथ में है, यूपीपीएल साथ में है। उनका सबका अपने-अपने एरिया में ठीक-ठाक स्ट्रॉन्ग है, उसमें ये है। तो अगर अलायंस वाइज़ वोट शेयर देखिएगा अब 2021 का, तो मुश्किल से 1% का फ़र्क नज़र आएगा आपको कि एनडीए में और इसमें महाजोत में। 2021 असेंबली इलेक्शन में मतलब कुछ 43-44% का मतलब 1% से भी कम का अंतर है। लेकिन हाँ, केवल कांग्रेस का अगर देखिएगा, तो कांग्रेस और बीजेपी का इंडिविजुअल वोट शेयर जो है, उसमें आपको करीब 4% का अंतर नज़र आएगा। और वो अंतर इसलिए भी देखिए कांग्रेस करीब 95 सीट्स पे लड़ी थी और बीजेपी 93 सीट्स पे। लेकिन वोट शेयर में अंतर है करीब 4% का। हम्म। वो तो आपका असेंबली इलेक्शन का हो गया। उससे आप देखिए कैसे चेंज हुआ है जाके। अब अगर आप लोकसभा इलेक्शन में आएँगे, तो लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस वर्चुअली अकेले ही एक एजेपी पार्टी है छोटी-सी, उसके साथ अलायंस था। बाकी मान लीजिए कि अकेले ही गई है उसमें। तो उसमें अगर वोट शेयर देखें, उनका एनडीए तो वही रहा। ये कांग्रेस का वो टूट गया। तो इसमें देखिएगा तो फिर चूँकि अलायंस के वोट शेयर में आपको करीब 2-3% का नज़र आएगा। लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर देखें 2024 लोकसभा इलेक्शन में असम में, हम्म। सेम है। इनफैक्ट
कांग्रेस का हल्का सा ज़्यादा ही होगा, 0.05-010% ज़्यादा ही होगा कांग्रेस का। ऑलमोस्ट वोट से बीजेपी कांग्रेस का सेम है, हालांकि कांग्रेस ने 13 सीट लड़ी थी और बीजेपी ने 11 सीट। लेकिन मैं जो ये डेटा में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वो आपको बताता है कि फाइट कितना क्लोज है। कांग्रेस के वोट शेयर्स अच्छे खासे हैं, और जब इस 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप लड़ने आते हैं तो थोड़ी सी इनकम्बेंसी रहेगी, तो वो थोड़ा सा वो भी कांग्रेस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, अब बीच में क्या होता था जब एआईयूडीएफ के साथ नहीं लड़ते थे, मतलब लास्ट असेंबली में तो लड़े हैं, लेकिन एआईयूडीएफ वहां से अच्छा खासा कांग्रेस का वोट करते थे। अभी जो गौरव की जो पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करके गए हैं, उसके बाद उनकी बातचीत से लगा कि एआईयूडीएफ के साथ अभी जाना नहीं चाहते। तो हुआ कि एआईयूडीएफ जो इससे मेरे ख्याल से 2021 में उसका भी वोट शेयर करीब 8-9% था, जो लोकसभा में आके बहुत कम हो गया 3% टाइप से, मतलब। लेकिन उसमें भी आप अगर ये ट्रेंड देखें कि मुस्लिम्स एआईयूडीएफ को छोड़ रहे हैं, जो कि ट्रेंड ग्राउंड पे विजिबल है, तो फिर वो वोट शेयर फिर कांग्रेस की तरफ आता चला जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वहाँ का पॉलिटिक्स अभी, मतलब किस तरफ जाएगा। अभी तो इलेक्शन का है 1 साल, तो देखिए उसमें जी। कैसे कैसे और होता है। गुजरात के बारे में भी रोहन ने पूछा था। गुजरात में ऑर्गेनाइजेशनली कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। वहाँ है कि स्टेट कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज़ के प्रेसिडेंट्स के लिए वो रिकमेंडेशन भेजे हैं एआईसीसी को। जी। तो वो रिकमेंडेशन में अब कितना एक्सेप्ट होता है, कितना चेंज होता है, वो ही पता नहीं है। बट अभी पूरा हुआ नहीं है कोई रिशफल कंक्रीट ग्राउंड पे। राइट। कुशाज अग्रवाल जानना चाहते हैं, क्या रियलिस्टिकली वो पूछते हैं भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रयास करे, भले ही परिणाम पिछली बारी की तरह हो, यह देखते हुए कि केंद्र सरकार को स्थिर रहने के लिए जेडीयू के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। देखिए, सही है बात, केंद्र सरकार में चाहिए, क्योंकि 12 लोकसभा एमपी हैं इनके पास। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बिना सरकार रहेगी नहीं, लेकिन 12 सब्सटेंशियल है, आपको चाहिए। लेकिन उसमें एक ये भी देखें कि अगर जेडीयू का साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार को डंप कर दिया, तो क्या सारे लोकसभा के एमपी नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, फिर आ जाएंगे इधर बीजेपी की तरफ? ट्रेंड देखें, बिकॉज देखिए राजनीति में जो डूबता हुआ जो शुरू होता है उसके साथ कोई नहीं जाता। और ऑलमोस्ट आप सब मान के ही चल चुके, नीतीश कुमार ऑलमोस्ट अपने करियर के अंत की तरफ आ रहे हैं। और जेडीयू में इन्होंने कोई ऐसा कोई उत्तराधिकारी दिखता है जो जिनका अपील हो, तो पार्टी तो वैसे ही बिना नीतीश कुमार के छिन्न-भिन्न हो जाएगी। तो अगर ये कहें कि बीजेपी ने अगर नीतीश कुमार को डंप कर दिया तो जेडीयू एमएलएज का प्रॉब्लम होगा, वो नहीं होगा, बिकॉज नीतीश कुमार के साथ रहेंगे कितने लोग। क्या वो दूसरी बात है। बात है चीफ मिनिस्टर के प्रोजेक्शन की। चीफ मिनिस्टर अगर नहीं चाहे, बीजेपी अपना चाहे, तो वो अभी भी पॉसिबल है। देखिए चुनाव में अभी जाएंगे तो ये कह के कि हम नीतीश कुमार के लीडरशिप में जा रहे हैं। बीजेपी अभी भी ये नहीं कह रही है कि वो मुख्यमंत्री होंगे, मतलब हम जीते तो। वो कह रही है कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फिर क्या होगा आप देखिए, पिछला आप इलेक्शन का याद करें, उसमें 74 सीट्स बीजेपी के आए थे और 43 नीतीश कुमार के। बहुत मुश्किल से उस समय एक्सेप्ट किया था। और यहाँ जो सेलिब्रेशन हो रहा था बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे, इतना आप भी उसमें गई थी, वो इस बात का नहीं था कि दोबारा से एनडीए आ गई, इस बात का था कि नीतीश कुमार अब नीचे गया, बीजेपी नंबर 1 आ गई है। और वो बीजेपी का एम रहेगा। लेकिन है क्या कि कितना बीजेपी मतलब नीतीश कुमार की टैली कितनी आती है। देखिए पिछली बार भी नीतीश कुमार ने मेरे ख्याल से 110 सीटें पे लड़े थे शायद, 115-110 टाइप का कुछ था, मतलब काफ़ी सीटों पे लड़े थे, केवल 43 सीट्स है। अब उनको 100 सीट 110 सीट नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं देने वाली है इसमें होगा। अगर आप 75 सीट पे लड़ोगे, 60 सीट पे लड़ोगे, तो कितने एमएलए जाएंगे। और बीजेपी के एमएलए अगर एनडीए जीतती है और बीजेपी के एमएलए इतना ज़्यादा आए, तो फिर क्या ऑप्शन होगा। अब उसमें नीतीश कुमार का एडवांटेज होता है कि फिर होगा कि अच्छा ठीक है, फिर हम चले जाते हैं दूसरी तरफ। उस डर से शायद आप सीएम बना दें। लेकिन सब कुछ नंबर पे डिपेंड करेगा कि दूसरी तरफ कितना नंबर है। लालू यादव को सीएम बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। तो बीजेपी का अपना चीफ मिनिस्टर होने का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। वो इलेक्शन रिजल्ट जिस तरह का आएगा उस समय देखिएगा फिर क्या होता है, उस पर निर्भर करेगा। शौर्य जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी या वो दिल्ली को वापस ले लेंगे? देखिए राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं खत्म तो नहीं होती, और राजनीति में किसी को भी अब रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो जहाँ दिल्ली की पहले बात करें, दिल्ली में डिपेंड करेगा अगला 5 साल तक रेखा गुप्ता की सरकार कैसी चलाती है।
अभी जैसे इनकी ट्रिपल इंजन गवर्नमेंट है, आपका यूटी में भी आप चला रहे हैं, सारे आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आपके हैं और सेंटर में तो है ही। और अभी जिस तरह का एफर्ट चल रहा है, अभी काफ़ी कंसिस्टेंटली चल रहा है। आप यमुना के क्लीनिंग को लेके देखें या फिर आपके पोल्यूशन को लेके देखें, काफ़ी इनिशिएटिव ये लोग ले रहे हैं। तो अगर 5 साल अच्छा चलाया, तो उसमें बीजेपी कैसी स्थिति में होगी वो भी डिपेंड करेगा। जहाँ तक आपका है दिल्ली में क्या होगा, अब है कि कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस फिर चुनाव के बाद सो गई है। तो अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप एक अपोजिशन पार्टी तो रहेगी, जीते नहीं जीते दूसरी बात है, बट रहेगी एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी। लेकिन उस पे कई कैविएट्स हैं। जैसे देखिए अभी अरविंद केजरीवाल अपने हमारे यहाँ चितलीन की सिटी की आप लोग स्टोरी पढ़ेंगे। केजरीवाल से लेके सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सब अपनी टीम को लेके सब पंजाब पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सरकार चला ही रहे हैं वहाँ बैठ के। वो मिनिस्ट्री में कौन क्या करेगा सब ये लोग जाके कर रहे हैं वहाँ पे। इनका डेस्परेशन है कि पंजाब हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। पंजाब में अलग 2027 में इलेक्शन है, लेकिन आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि अगर पंजाब हार गए फिर वहां से लौटना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उसके बाद गुजरात भी है लेटर दैट ईयर, मतलब 27 में ही। लेकिन गुजरात में देखिए फिर लास्ट इलेक्शन में 13% वोट लेके आई थी आप। उसके बाद आपने छोड़ ही दिया है गुजरात को। इनका मेजर अब प्रोजेक्ट है पंजाब, क्योंकि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस तो बचा नहीं हुआ, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो गवर्नेंस मॉडल है ही नहीं, लेकिन अब क्रिएट कर सकते हैं क्या? पंजाब में अगर सर्वाइव कर गए तो फिर हो सकती है उनकी पूरी कोशिश की वापस फिर यहाँ पे आए। लेकिन पंजाब में अगर सर्वाइव नहीं की तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। कांग्रेस भी कैसे प्ले करती है वो भी एक मतलब फैक्टर होगा। अभी तो इलेक्शन में काफी दिन है, तो अभी कैसे क्या प्ले करेगा कहना मुश्किल है। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, तेज प्रताप यादव इस सप्ताह के स्टार हैं, क्या आप बता सकते हैं उनके फेसबुक पोस्ट का क्या असर होगा और आरजेडी में उसका क्या प्रभाव है, उनका क्या प्रभाव नहीं, है? आरजेडी में उनका कोई प्रभाव नहीं है। वो सारा मतलब लालू यादव तेजस्वी का है, उनका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, बिहार में वो सीरियसली लिए नहीं जाते। ठीक है, अपोजिशन दूसरी पार्टी जो होगी एंटी लालू पार्टीज, वो कमेंट करेंगे कि देखो बेटे ने ये किया, बेटे ने वो किया, लेकिन बड़ा सीरियसली उसका कोई ज्यादा मतलब बिहार में लोग सीरियसली लेते नहीं है। कोई इम्पैक्ट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रूफ और संचित सुमन हमारे दो व्यूअर्स हैं, दोनों के प्रश्नों को मैं एक साथ पूछना चाहूंगी। वो जानना चाहते हैं कि विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल के पीछे क्या राजनीति है, और जब शिवसेना इसे पीआर संचालित दौरा और यात्रा कह रही है, तो प्रियंका चतुर्वेदी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनने के लिए क्यों सहमत हुई? दूसरा प्रश्न, कि स्वर्ग कि ये जो डेलीगेशन गई है, इनके सदस्यों के लिए जनता की राय काफ़ी अच्छी है, खासकर डॉक्टर थरूर और ओवैसी के लिए, वो कहते हैं। आपको क्या लगता है उनके वापस आने के बाद उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? देखिए, पहली बात प्रियंका चतुर्वेदी की इन्होंने बात की। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि देखिए सरकार ने क्या कहा कि हम बाहर भेजना चाहते हैं, दूसरे लोग ग्लोबल आउटरीच कर रहे हैं कि हमारा क्या स्टैंड रहा ऑपरेशन सिंदूर, क्यों करना पड़ा, हम टेरर अटैक्स के विक्टिम क्यों हैं, हमें क्यों रिस्पॉन्ड करना पड़ा। ये आपको पूरी सब जगह जाके आपको बताना है पूरी दुनिया को। तो इसमें आप नहीं कह सकते विपक्षी भी दल है कि हम नहीं जाएंगे। फिर हुआ कि आप सरकार के प्रयासों में हम अपना दिखाना चाहते हैं इंडिया का स्टैंड, बाहर हम नहीं जा रहे हैं, तो वो तो कोई पार्टी अफोर्ड कर सकती नहीं, वो तो भेजना ही पड़ेगा। दूसरा, इसके पीछे राजनीति देखिए, राजनीति ऐसे आप कह सकते हैं कि कहने को तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन है, लेकिन सारा सरकार ने चुना हुआ है। एक तृणमूल ने अपना फिर चेंज किया, तृणमूल ने फोर्स कर दिया, बट अदरवाइज सरकार ने चुन के भेजा है एमपीज को। तो जब ऑल पार्टी डेलीगेशन तब कहते हैं जब पार्टी अगर के मन से जाए आप। पार्टी तो यहाँ कांग्रेस रोल ही है, तो किस बात की ऑल पार्टी डेलीगेशन है। देखिए, इसमें राजनीति की तो क्या बात करें, मतलब देखिए हमारा सरकार की मंशा है कि अब सारी पार्टी के एक डेलीगेशन बना के भेजेंगे, तो एक बाहर मैसेज आता है कि यूनाइटेड है इंडिया टेरर के खिलाफ फाइट करने में। तो वो मंशा तो वो है। प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी इसमें मना नहीं कर सकती कि अरे भाई हम ग्लोबली हम चाहते हैं सबको कहना कि हम टेरर की विक्टिम कैसे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, और आप कहोगे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजोगे, तो ये कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो भेजना तो जाना ही था। हाँ, कितना इफेक्टिव होगा उस पर डाउट है। मतलब ये समर वेकेशन भी आप कह सकते हैं, बिकॉज देखिए देशों में संबंध, इसका इंप्रेशन जो है सो ऐसे एक दिन दो दिन एक कंट्री में कोई डेलीगेशन लेके आ जाएगा, एक दो लीडर से मिलेगा, तीन लीडर से मिलेगा, उससे पूरा ओपिनियन किसी देश का चेंज नहीं होता है। चेंज होता है जैसे इसमें हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता का नेशनल इंटरेस्ट, इसमें आप लिंक डाल देते हैं उनका, बहुत ही बढ़िया उन्होंने इसको लिखा हुआ था कि देखिए आपको डिप्लोमेटिकली आपको कॉन्स्टेंटली इंगेज करना होता है सारे कंट्री को, जो हम करते रहे हैं हमेशा। एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पे होता है आपका हमेशा
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट, जिसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते रहते हैं, समझाते रहते हैं हम कहाँ से आ रहे हैं। तो एक तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होता है। दूसरा है कि आपको सिविल सोसाइटी हो गया, हुँ, एनजीओज हो गए, मतलब थिंक टैंक्स हो गए, वहाँ की मीडिया हो गई, आप उन सबों को एंगेज करके रखना होगा, जो कॉन्स्टेंटली जब आप मैसेजिंग करते रहोगे तो। ये 1 दिन, 2 दिन में किसी को 2-4 लीडर्स को भेज देने से या 10 लीडर को चला गया, तो हुँ। उससे कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें आप हमारे शेखर गुप्ता जी का जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको आप एम्बेड कर दें। दूसरा शशि थरूर और ओवैसी। जहाँ तक शशि थरूर और ओवैसी का है कि लौट के आएँगे तो क्या करेंगे? आप देखिए, कांग्रेस जिस तरह से कर रही है, उसमें तो बड़ा पोजीशन अनटेनेबल टाइप का कर दिया है। समझो, अब डेली आपके पार्टी के कॉलीग्स, सीनियर कॉलीग्स आपको अटैक कर रहे हैं, आप वहाँ बोल रहे हैं, यहाँ आपको अटैक कर रहे हैं पब्लिकली। हुँ, अब कांग्रेस का समझ में नहीं आता क्या पॉलिसी है। मतलब आप अपने ही नेता को इंडिया में बैठ के आप उनकी ऐसी-तैसी कर रहे हैं। और वो भी क्या कि आपको इंडिया का पक्ष वो रख रहे हैं बाहर जाके। उस बात पे आप अपने नेता की आपने लगाई हुई है, यहाँ पे ऐसी-तैसी की हुई है आपने। अनफॉर्चुनेट, मतलब क्या चाह रहे हैं करते हैं, लेकिन पार्टी ये रियलाइज़ नहीं कर रही है। देखिए, शशि थरूर का सपोर्ट बेस आप सोशल मीडिया मैट्रिक्स देखें कि हुँ, लोगों में काफ़ी एक ये है कि भई वो अपना पार्टी लाइन छोड़ के जो कंट्री का स्टैंड है वो ले रहे हैं विदेश में। तो उनका स्टैचर काफ़ी बड़ा है उसमें। पहले भी उनका एक स्टैचर था, लेकिन अब ये स्टैंड को लेके जो है ना, कि भई वो अपना पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी छोड़ के एक नेशनल इंटरेस्ट पे वो हुँ, उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उनको नेशनली काफ़ी उसका फ़ायदा मिला है, लेकिन ये है कि पार्टी ने जिस तरह से कर दी है उनकी हालत, अब लगता तो ऐसे है कि पार्टी चाह रही है कि छोड़ के चले जाएँ और फिर हम केरला हार जाएँ। मतलब जैसे पंजाब में अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम से पंजाब हारे थे, अमरिंदर सिंह को हटाने के चक्कर में। अब इनको हटाने के चक्कर में आप फिर केरला में ना आप पूरा डैमेज कर कर लें अपना। लेकिन वो आएँगे, वो स्थिति क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या है वो देखना पड़ेगा। बिकॉज़ पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनको फ़ोर्स करने में कि आप आते ही छोड़ दो। हुँ, दूसरा ओवैसी का भी है, देखिए ओवैसी का भी ठीक-ठाक, मतलब पहले फार राइट के लोग उनको इतना टारगेट करते थे। अब देखें उनके कितना प्रेज़ हो रहा है, तो उनका भी पूरा काफ़ी इमेज जो है वो पूरा मेकओवर हुआ है। उनके उसके पॉलिटिकल फ़ायदे भी मिलेंगे, जैसे अब हैदराबाद में देखें, अब बहुत सीट्स हैं जिसमें कि आपको अभी तक एआईएमआईएम का जो फ़ोकस था और उसका सपोर्ट बेस था, वो केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी में उसका कन्फाइंड था। अब अगर मॉडरेट भी हो, जैसे हिंदूज़ में भी हो, फार राइट की नहीं बात करूँ जिनको ओवैसी से हमेशा से प्रॉब्लम है। जो मॉडरेट्स होंगे, जो देखेंगे ये स्टैंड कि भई ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए सब लिए हैं, तो हिंदू हो, हुँ, मुस्लिम हो, जो भी हो, शायद थोड़ा-सा उनके बीच शिफ्ट। में ओवैसी का एक थोड़ा-सा एक बना है अभी। तो ओवैसी को भी स्टैंड से, मतलब पॉलिटिकली भी उनको फ़ायदा मिलेगा और नेशनली तो हो ही गया है। जैसा मैंने कहा कि अब मतलब राइट विंग में भी आप सोशल मीडिया में देख लें, तो ओवैसी की तारीफ़ें हो रही है। तो उनका भी एक इमेज मेकओवर हो गया है। नितिन पटेल जानना चाहते हैं राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है? वो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि दोनों मुख्य दल अपने मुद्दों को सुलझाने में असमर्थ हैं। कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत अभी भी घूम रहे हैं। कांग्रेस पायलट को पूरी कमान देने को तैयार नहीं है और भाजपा में उनके 3 गुट हैं वो कहते हैं। चीफ मिनिस्टर का गुट, मीना गुट और राजे गुट। नहीं, वहाँ 3 गुट नहीं कर सकेंगे भाजपा में। भाजपा में वहाँ पे 2 ही गुट है। एक तो किरोड़ी लाल मीणा की शायद आप बात करें, उनका जी। गुट गुट नहीं होता, वो अकेले में ही वो गुट है वो। दूसरा वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा की बात करें तो वो गुट नहीं है। बेसिकली आप कहते हैं वसुंधरा गुट और हाईकमान गुट कह सकते हैं आप। हुँ, तो वो 2 है कि हाईकमान ने वसुंधरा राजे को पूरा ही साइडलाइन करके रखा हुआ है। वो गुट कितना एक्टिव है, कब तक रहेगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो प्रॉब्लम है। लेकिन आपने तो इस पे आप बता दें, राजस्थान में आपने काफ़ी काम किया है इनके फैक्शनलिज़्म को लेके। आप बताइए क्या हालत है भजनलाल नहीं सरकार की? अभी तो भजनलाल तो जिस तरह से उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट जो मिलना हुँ। चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और काफ़ी हद तक एमएलएज़ की चिट्ठी लीक होती रहती हैं जो अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे होते मतलब हैं, उनको सीरियसली नहीं ले रहे अभी वहाँ, ना नहीं लिया जा मिनिस्टर्स रहा। ना एमएलएज़। जी, पब्लिकली अपने ग्रीवेंसेस एयर करते हैं कि यहाँ ये नहीं हो रहा है, वहाँ वो गलत हो रहा है। पब्लिकली जी, बोल देते हैं सीएम को बोलने के बदले में। बीजेपी के एमएलएज़ और इवन हाँ। मिनिस्टर्स। हरिमोहन अग्रवाल जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी उनको लगता है ने अपनी पूरा ध्यान जाति की राजनीति पर केंद्रित कर लिया है और वर्तमान समय में विकास हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, बेरोजगारी हो गई, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी की जाति की राजनीति का मुकाबला कैसे किया जाए जो अनुचित और पिछड़ी सोच वाली है? देखिए, उसमें
जैसे प्रधानमंत्री मोदी मुकाबला कर रहे थे, वही सही था और वो काम कर भी रहा था कि भई ये कास्ट पॉलिटिक्स जो आप कर रहे हो, कास्ट सेंसस, वो जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये पाप है, हुँ, सिन है ये। वो कह रहे थे कि कंट्री के प्रोग्रेस के लिए डेंजरस है, मतलब हुँ, सब सब कुछ है उसको पूरा कि पूरा कास्ट से हटो, विकास की बात करो, तो बीजेपी ठीक से काउंटर कर रही थी। अब अचानक जो बीजेपी ने कास्ट सेंसस कर दिया है, तो वो तरीका नहीं है काउंटर करने का कि हम भी कास्ट सेंसस कर लें। आप कास्ट सेंसस डिमांड करते हो, हमने कर लिया। तो ये बीजेपी का भी स्टैंड उसमें, हालाँकि बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे कि शायद, कि देखिए कास्ट एक ऐसा है कि एक कर ही लो एक बार नंबर, बिकॉज़ ये ऐसी सच्चाई है कि आप मानो नहीं मानो कास्ट प्ले करते ही है रोल। तो रिसोर्स एलोकेशन में आप हमेशा एक एस्टिमेट्स पे 1931 के बाद कभी सेंसस हुआ ही नहीं। तो अब कम से कम आप जो गवर्नमेंट की हुँ, प्लानिंग होगी, जो आपके एलोकेशन होंगे, उसमें फिर अगर एग्ज़ैक्ट डेटा आ जाएगा, तो उसमें शायद हेल्प मिले। लेकिन ये गवर्नेंस के लिए ऐसा डिमांड नहीं हो रहा है कि बेटर गवर्नेंस, टारगेटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके लिए डेटा कलेक्ट हो रहा है पॉलिटिक्स के लिए। और देखिए, कास्ट सेंसस ऐसा है ना कि जैसे समुद्र मंथन टाइप का है। अगर समुद्र मंथन किए तो उसमें से केवल अमृत ही नहीं, उसमें से विष भी विश भी निकलेगा। निकलेगा। और अमृत किसके पास में जाएगा, विष किसके पास, हमें पता नहीं। लेकिन अब समुद्र मंथन, अब भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया कि समुद्र मंथन करेंगे, तो देखिए किसका क्या फ़ायदा होता है। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा है और क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? देखिए फ्रैंकली अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, मतलब उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी कांग्रेस का नहीं चल रहा है। हुँ, बीजेपी गवर्नमेंट का भी डेवलपमेंट के टर्म्स में कितना है, बहुत ज़्यादा कुछ जो है सो उसका वो फ़ोकस अभी नहीं दिख रहा है। हुँ। वो अभी तक जितनी भी हम अगर उत्तराखंड के बारे में लिखना शुरू करते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप पे बात करना वो करते हैं, यूसीसी यूसीसी पे हाँ, बात करना शुरू करते हैं, और प्लस वो मोस्टली एक अलोंग रिलीजियस पोलराइजेशन जो है, मदरसा उसके, हाँ, पॉलिटिक्स तो उस तरह का जी। वहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है। लेकिन कांग्रेस वहाँ पे एक्टिव नहीं है, बट अभी चुनाव में देर है, चुनाव वहाँ 2027 में है। तो अब लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1 ईयर में देखेंगे क्या पुश होता है। हैनिबल एक हमारे व्यूअर का हैंडल है, वो जानना चाहते हैं, काल्पनिक रूप से अगर यदि नीतीश कुमार एनडीए से समर्थन वापस ले लें, तो क्या एनडीए बच पाएगा और अगले चुनाव तक सत्ता में बना रहेगा तथा स्थिरता के साथ शासन कर पाएगा? देखिए, पहली बार जो मैंने कहा, सो टेक्निकली अगर देखें 12, अब 293 है एनडीए के, एनडीए में। तो आप टेक्निकली 12 हटा लें अगर नीतीश कुमार का, जेडीयू का, तो 281 बन जाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि सरकार के सर्वाइवल में बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अब 281 आ जाए, उसके बाद वल्नरेबल हो जाएँगे, बिकॉज़ फिर टीडीपी जो है एक बार खींच लिया तो फिर आप बच नहीं पाएँगे। छोटे-छोटे 4-4 5-5 वाली पार्टी जो है वो भी आपको फिर तंग करने लगेगी, जहाँ नंबर थोड़ा-सा डेफ़िसिट कम हुआ। जी। लेकिन जैसा मैंने एक पिछले सवाल में कहा था कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं भी जाएँगे तो उनके एमपीज़ रहेंगे नीतीश कुमार के साथ या बीजेपी जाएँगे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक आखिरी प्रश्न आदित्य का, वो हुँ। जानना चाहते हैं, आपके व्यक्तिगत आंकलन वो जानना चाहते हैं, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि जो जेपी नड्डा जी हैं, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के विश्वसनीय व्यक्ति हैं कि उन्होंने आरएसएस के साथ एक तरह से जो टिप्पणी की, जो विवाद हुआ में उलझने के बावजूद इतने लंबे समय से वो भाजपा प्रमुख के पद पर बने हुए हैं? या फिर वो कहते हैं कि सारा जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग है, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही कर रहे हैं और ये उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो तो सबको जग ज़ाहिर है, वो हाँ में हाँ नहीं, वो कैरी आउट करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन में ये करना है, ये करना है। हुँ, वो उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। देखिए उनका कोई एम्बिशन भी नहीं है। वो एकदम लॉयलिस्ट हैं कि आप बताइए क्या करना है, किसको कहाँ बनाना है, सब हम बना देंगे। मतलब एक आप कहते हैं ना कि जो सिग्नेचर सिग्नेचर अथॉरिटी होता है, कैसे ये करो, आपने साइन कर दिया और अब हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्लस ट्रस्ट की भी बात है। नड्डा जी का देखिए वो 98 में जब नरेंद्र मोदी वहाँ जनरल सेक्रेटरी होके हिमाचल का देख रहे थे, वो हिमाचल का चार्ज लेके, जब उनको हिमाचल भेजा गया था, तो उस समय जेपी नड्डा लीडर ऑफ अपोजिशन थे। फर्स्ट टर्म एमएलए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उसके साथ बैठ के नरेंद्र मोदी और इन्होंने, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी जो बीजेपी की बनी, वो नड्डा के साथ उन्होंने बने, और तभी उसमें 98 में आपको याद होगा बीजेपी फिर जीत के आई। हुँ, फिर धूमल बने वहाँ सीएम। तो उस समय से नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बीच में, मतलब एक ट्रस्ट वाला फैक्टर है कि ये जो कहते हैं कर देते हैं, और इम्प्लीमेंट करने में आप देखें, नड्डा जी को जब भेजा गया था यूपी में, तो पहले जनरल सेक्रेटरी अमित शाह थे, फिर इनको भेजा गया अगले चुनाव में। तो इनका एक फ़ायदा है कि जो भी कहा जाता है बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, सिस्टमैटिकली और लग हुँ, के
कंप्लीट करते हैं वो। तो इसमें वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और यही चाहिए मतलब आपके नरेंद्र मोदी या अमित शाह को और क्या चाहिए कि मतलब वो कोई जो ऐसा बीजेपी प्रेसिडेंट है जिसको जो हम बोले वो करे और अगर वो एफिशिएंट भी है तो बढ़िया है। तो नड्डा जी के साथ तो फ़ायदा है। हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब देने के हुँ, लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक हम यू। अगले सप्ताह फिर हाज़िर होंगे।